हमारी अगली इकाई है सांद्रता के मापन की। जो नेक्स्ट हमारी यूनिट है वो होती है मोलरता, जिसको कहा जाता है मोलैरिटी, और इसका प्रतीक आपका कैपिटल एम होता है। तो मोलरता होती क्या है? तो मोलरता समझने से पहले कक्षा 11 में हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसको हम कहते हैं मोल। मोल शब्द का प्रयोग होता है। मोल शब्द यानी मोल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? हम कहते हैं पदार्थ का ग्राम में भार, पदार्थ का ग्राम में भार या द्रव्यमान बट्टे पदार्थ का अणुभार, पदार्थ का अणुभार। मोल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस मोलरता और मोललता जो आपके टॉपिक हैं, क्योंकि यहाँ पर मोल शब्द का प्रयोग हुआ है, इसीलिए मोल कैसे ज्ञात किए जाते हैं किसी पदार्थ के, वो मैंने आपको बताया। हम कहते हैं यदि किसी ए पदार्थ के मोल निकालने हैं तो हम कहेंगे WA/MA। W क्या है यहाँ पर? ग्राम में भार, और M क्या है यहाँ पर? पदार्थ का अणुभार। तो मोल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि पदार्थ का ग्राम में भार बट्टे पदार्थ का अणुभार। अब मोलरता होती क्या है? हम कहते हैं कि प्रति लीटर विलयन में उपस्थित, अगर हम मोलरता की परिभाषा दें तो परिभाषा क्या होती है कि प्रति लीटर विलयन में उपस्थित, प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। तो प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की जो संख्या होती है वो उस विलयन की मोलरता कहलाती है। मोलरता सांद्रता के मापन की एक यूनिट है। जैसे हमने द्रव्यमान प्रति सत्ता पढ़ी, आयतन प्रति सत्ता पढ़ी, पीपीएम पढ़ा, या आपने ग्राम प्रति लीटर पढ़ा, वैसे ही एक यूनिट है सांद्रता के मापन की जिसको हम कहते हैं मोलैरिटी या मोलरता। होती क्या है कि प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। यदि हम मोलरता का मापन करते हैं तो हमारा सूत्र क्या बनेगा? देखिए, मोलरता इज इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय विलयन का आयतन, डिवाइडेड बाय विलयन का आयतन लीटर में। क्योंकि हम आयतन प्रति लीटर शब्द का प्रयोग किया है तो आयतन किस में लेंगे? हम लीटर में। अब इसको थोड़ा सा आगे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि मोल कैसे निकालते हैं। मोल निकालने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, कैसे, फॉर्मूला क्या होता है? विलेय के मोल बराबर विलेय का ग्राम में भार, अभी हमने लिखा था। तो मोल की जगह पर हम उसका फॉर्मूला यूज करेंगे। विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? विलेय का ग्राम में भार, विलेय का ग्राम में भार बट्टे विलेय का अणुभार, बट्टे विलेय का अणुभार, डिवाइडेड बाय विलयन का आयतन। हम इसको डिवाइड ना करें तो 1/, हम यहां लिख सकते हैं विलयन का आयतन, किसमें? लीटर में। तो ये हमारा सूत्र बन गया मोलरता का, विलेय का ग्राम में भार बट्टे विलेय का अणुभार गुणा 1/, विलयन का आयतन। अगर हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें, सिंबल के रूप में, तो मोलरता को हम कहते हैं कैपिटल एम। तो M इज इक्वल टू विलेय का ग्राम में भार, ग्राम में भार को हम अभी बताया था W से प्रदर्शित करते हैं। मैंने विलेय A को माना है, आपका एक विलयन है A प्लस B, ये दोनों घटक मिले, इन्होंने एक सॉल्यूशन बना दिया। तो मैंने यहाँ पर विलेय किसको माना है? A को। हो सकता है कि जो आपके एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह है या जो रिफ्रेशर है उसमें विलेय किसको माना गया हो? B को। तो उन्होंने यहाँ पर वर्ड यूज किया होगा WB। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैंने अपने इसमें A को विलेय माना है, आपकी किताबों में B को भी विलेय माना हो सकता है। B को विलेय माना होगा तो यहाँ WB हो जाएगा सिंपली। तो विलेय का ग्राम में भार यानी WA। विलेय का अणुभार क्या होता है? अणुभार को M से दिखाते हैं। तो A का विलेय क्या है? A, तो MA इनटू 1/, वॉल्यूम को किससे दिखाते हैं? V से, किसमें? लीटर में। यदि आयतन मिलीलीटर में दिया हो कहीं पर, यदि आपको आयतन किस में दिया हो? मिलीलीटर में दिया हो, तो आप क्या करेंगे? इस लीटर को मिलीलीटर में चेंज कर देंगे। अर्थात हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? M इज इक्वल टू WA/MA इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम, किसमें? मिलीलीटर में।
तो ये हमारे दो सूत्र बनते हैं मोलरता के। एक बना जब आयतन किसमें दिया हो, लीटर में, तो तब क्या होगा, m इज इक्वल टू WA/MA इंटू 1/V, और जब आपका मिलीलीटर में दिया हो तो आपको 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। ये आपका मोलरता है, जिसमें हमने परिभाषा दी कि प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। अब हम एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं जिसको हम कहते हैं फॉर्मलता। इसके बारे में शायद हमने कक्षा 11 में नहीं पढ़ा होगा, तो इसको हम कहते हैं फॉर्मेलिटी, या इसको नाम दिया जाता है फॉर्मलता। ये एक अलग इकाई है, तो जिसको हम कहते हैं फॉर्मलता, या इसको कहा जाता है फॉर्मेलिटी। अब फॉर्मलता देखो, फॉर्मेलिटी हम एक शब्द का भी प्रयोग करते हैं ना कि फॉर्मेलिटी, तो वैसे ही एक फॉर्मेलिटी है। मोलरता और फॉर्मलता एक ही चीजें होती हैं सामान्यतया, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे जो आयनिक पदार्थ हैं, उनकी सांद्रता के को हम मोलरता के रूप में व्यक्त नहीं करते हैं, उसको फॉर्मलता के रूप में व्यक्त करते हैं, इसीलिए नाम भी फॉर्मेलिटी कहा गया है इसको। अब होता क्या है देखो, जो आयनिक यौगिक होते हैं, हमने इससे पहले वाले चैप्टर में ठोस अवस्था में पढ़ा था कि जो आयनिक यौगिकों के जो क्रिस्टल होते हैं, वो क्रिस्टल कोई अणु के रूप में नहीं रहते हैं, यूनिट्स होती है उनकी, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो एक बहुत बड़ी यूनिट पाई जाती है उसमें, इकाई, एকক कोशिका हमने पढ़ा था, यूनिट सेल हमने पढ़ा था। तो वो अणु के रूप में नहीं रहते बल्कि एक इकाई के रूप में व्यवस्थित होते हैं, इसीलिए जब उनका अणुभार निकाला जाता है तो उसको अणुभार नहीं कहा जाता है, अणुभार की जगह पर उसको कहा जाता है सूत्र भार या सूत्र इकाई द्रव्यमान। फॉर्मूला मास यूनिट कहते हैं इसको, सूत्र इकाई द्रव्यमान। केवल अंतर यही है कि जो आयनिक यौगिक हैं वो आपके डिस्क्रीट मॉलिक्यूल के रूप में नहीं पाए जाते हैं, विविक्त अणुओं के रूप में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि एक फॉर्मूला यूनिट के फॉर्म में पाए जाते हैं। यूनिट मतलब कि रिपीट होते रहते हैं, आगे को Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो एक सिंगल मॉलिक्यूल नहीं है बल्कि इकाइयों के रूप में व्यवस्थित रहते हैं, इसीलिए अणुभार शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता बल्कि उसके स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है, सूत्र इकाई द्रव्यमान। तो इसकी परिभाषा भी बिल्कुल वही रहती है सेम। ये कहते हैं कि किसी निश्चित ताप पर, जैसे हमने मोलरता में प्रयोग किया गया था, वही यहां पर भी है कि किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में घुलित, किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में घुलित आयनिक पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या। मोल का प्रयोग नहीं किया यहां पर मोल की जगह पर हमने किसका प्रयोग किया, ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या। फॉर्मूला मास यूनिट जिसको हम कहते हैं, या सूत्र इकाई द्रव्यमान कहते हैं। तो निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में घुलित आयनिक पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की जो संख्या होती है, या सूत्र इकाई द्रव्यमान की जो संख्या है, वो कहलाती है फॉर्मलता। अगर फॉर्मलता का जो फॉर्मूला बनता है इसका, वो भी यही होता है कि अगर हम फॉर्मलता लिखें, जैसे हमने मोलरता निकाली थी, अगर हम फॉर्मलता का सूत्र लिखें तो हम फॉर्मलता मोलरता में क्या करते हैं, विलेय के ग्राम मोलों की संख्या। यहां हम क्या लिखेंगे, विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या डिवाइडेड बाय विलयन का आयतन, डिवाइडेड बाय विलयन का आयतन, वो भी किसमें, लीटर में। विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या, सूत्र द्रव्यमानों की संख्या डिवाइडेड बाय विलयन का आयतन, किसमें, लीटर में। अब विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या कैसे निकाली जाती है, बिल्कुल सेम वही जैसे हमने वहां निकाला था। हम वहां कहते हैं क्या कि ग्राम में भार बट्टे अणुभार, तो यहां पर हम अणुभार का प्रयोग नहीं करेंगे। कैसे, देखिए दोबारा लिख रहा हूं, फॉर्मलता इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, विलेय का ग्राम में भार, विलेय का ग्राम में भार डिवाइडेड बाय, वहां तो हम अणुभार ले देते, यहां अणुभार नहीं लेंगे, यहां कहेंगे विलेय का सूत्र भार, विलेय का
सूत्र भार, फॉर्मूला मास, ठीक है ना, विलेय का सूत्र भार मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन विलयन का आयतन, वो भी किसमें, लीटर में। अब देखो हम इसको यूज करते हैं, फॉर्मलता के लिए शब्द यूज होता है एफ, विलेय का ग्राम में भार क्या हो गया, WA, विलेय का सूत्र भार m से ही प्रदर्शित कर दिया, MA इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम, वो भी किसमें, लीटर में। तो आया एक ही, देखिए आप फॉर्मूला वही आएगा, लेकिन यहां पर जो MA है, MA क्या है, विलेय का सूत्र भार, विलेय का सूत्र भार। निकालते भी वैसे ही है जैसे अणुभार होता है, बस केवल डिफ्रेंशिएट करने का एक तरीका है, क्योंकि सामान्य यौगिकों में और आयनिक यौगिकों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि आयनिक यौगिक जो होते हैं वो सिंगल मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं रहते हैं, यानी एकांक अणु के रूप में नहीं रहते हैं, बल्कि एक फॉर्मूला यूनिट के रूप में रहते हैं, एक इकाई के रूप में रहते हैं। इसीलिए उनके द्रव्यमान, उनका जो अणुभार है उसको अणुभार ना कह के उसको हम नाम क्या देते हैं, सूत्रभार। इसीलिए इसको फॉर्मेलिटी कहा जाता है, एक फॉर्मेलिटी है, होते दोनों बिल्कुल सेम है। तो हमारी इसके पश्चात नेक्स्ट एक यूनिट आती है जिसको हम कहते हैं मोललता, मोलैलिटी। अभी हमने इससे पहले पढ़ा था मोलरता, अब हम बात करेंगे किसकी, मोललता, मोलैलिटी, मोलैलिटी। अब मोललता क्या होती है, स्मॉल m इसका प्रतीक होता है। अब मोललता क्या होती है, देखिए जो मोलरता है वो निकाली जाती है प्रति लीटर विलियन में, और जो मोललता है वो निकाली जाती है प्रति किलोग्राम विलायक में, 1 kg विलायक। वहां हम क्या लेते हैं, 1 लीटर सॉल्यूशन, यहां हम करेंगे 1 किलोग्राम विलायक। तो अब परिभाषा क्या बनी, देखिए बिल्कुल सेम है। वहां हमने कहा प्रति लीटर विलियन, यहां कहा जाता है प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित, प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, ये कहलाता है मोललता, यानी प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। फिर से हम इसका फॉर्मूला ज्ञात करते हैं, देखो मोललता इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय विलयन का, सॉरी विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, वो भी किसमें, किलोग्राम में, क्योंकि प्रति किलोग्राम विलायक कहा गया है, तो विलायक का द्रव्यमान कितना हो गया, 1 kg। अब इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इस फॉर्मूले को फिर से हम इसको थोड़ा चेंज करते हैं, मोललता इज इक्वल टू, अब हम क्या करते हैं, विलेय के मोलों की संख्या का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है, विलेय का ग्राम में भार, विलेय का ग्राम में भार डिवाइडेड बाय विलेय का अणुभार। ये भी हमने पिछले वाले फॉर्मूले में भी किया था, विलेय का अणुभार। अब डिवाइडेड बाय इसी के नीचे क्या है, विलायक का द्रव्यमान, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन विलायक का द्रव्यमान, 1/, विलायक का द्रव्यमान, किसमें, किलोग्राम में। अब हम मान के चल रहे हैं हमारा एक सॉल्यूशन है A प्लस B, क्या बना आपका, एक सॉल्यूशन बन गया AB, ये विलयन बन गया। A माना इसमें क्या है आपका, विलेय है, और B इसमें क्या है आपका, विलायक है। हमें मान के चल रहा है, आपकी किताबों में आगे पीछे भी किया जा सकता है, B को विलेय, A को विलायक। तो अब हम मोलैलिटी का फॉर्मूला निकालेंगे, स्मॉल m का, विलेय का ग्राम में भार, ग्राम में भार को किससे दिखाते हैं, W से, विलेय क्या है, A, डिवाइडेड बाय विलेय का अणुभार, अणुभार को दिखाते हैं M से, विलेय A है तो Ma, मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन विलायक का द्रव्यमान, द्रव्यमान का प्रतीक होता है W, और विलायक क्या है आपका, B इंटू WB, किसमें, किलोग्राम में। तो ये हमारा मोललता का सूत्र निकल गया, WA अपॉन MA इंटू 1 अपॉन WB। अगर आपको यही जो द्रव्यमान है, विलायक का द्रव्यमान यदि ग्राम में दिया है, तो आप क्या करेंगे, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि हम किलोग्राम को किसमें बदल दे रहे हैं तब, या हम ग्राम में अगर दिया है तो ग्राम को हम बदलेंगे किसमें, किलोग्राम में। तो ये आपका है मोलरता, फॉर्मलता, और हमने क्या पढ़ा, मोललता।
अब एक अंतिम यूनिट आती है जिसको हम कहते हैं नॉर्मलता या नॉर्मेलिटी। ये विलयन की सांद्रता के मापन की अंतिम इकाई है जिसको हम कहते हैं क्या, नॉर्मलता। अब नॉर्मलता समझने से पहले हम एक छोटा सा बात और कर लेते हैं कि जो कैपिटल एम है और जो स्मॉल एम है, इन दोनों में ज्यादा अच्छी इकाई कौन सी है। तो जो स्मॉल एम है जिसको हम कहते हैं मोललता, ये ज्यादा सांद्रता के मापन की अच्छी इकाई मानी जाती है जो मोललता होती है। किसके कंपेयर में, मोलरता के कंपेयर में। अब मोलरता क्यों उतनी अच्छी इकाई नहीं है, मोलरता अच्छी इकाई क्यों है, उसके पीछे हम थोड़ा सा बात करते हैं। क्योंकि मोलरता जो होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। कैसे, मोलरता में हम क्या लेते हैं, विलयन का आयतन, और मोललता में क्या लेते हैं, विलायक का द्रव्यमान। यहां हमने क्या लिया, विलयन का आयतन, और यहाँ क्या लिया, विलायक का द्रव्यमान। अर्थात यहाँ हम द्रव्यमान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और यहाँ हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, आयतन। और आपको पता है जो आयतन होता है ये टेम्परेचर का फंक्शन होता है, यानी ताप का फलन होता है। आयतन जो है वो ताप का एक फलन होता है, ताप पर निर्भर करता है। टेम्परेचर बढ़ने से या घटने से जैसे ही टेम्परेचर में परिवर्तन होगा आयतन भी परिवर्तित हो जाएगा, और जब आयतन परिवर्तित होगा तो मोलरता भी परिवर्तित हो जाएगी। एक उदाहरण देता हूं, सपोज करो आपको एक सॉल्यूशन दिया गया है, ठीक, और उस सॉल्यूशन को आपसे कहा गया कि आप उसकी कंसंट्रेशन ज्ञात करो या उसकी सांद्रता ज्ञात करो, और एक बच्चा उस सॉल्यूशन को लेकर हल्द्वानी चला गया, एक बच्चा उसी सॉल्यूशन को लेके गुजरात चला गया, एक बच्चा उस सॉल्यूशन को लेके अल्मोड़ा ले गया, ठीक। अब 3 बच्चों के पास 3 विलयन हो गए, लेकिन प्रत्येक विलयन में क्या है, विलेय की मात्रा समान है। क्योंकि विलयन था तो एक, उसको हमने बांट दिया 3 भागों में, और तीनों बच्चे अलग अलग स्थानों पर लेके चले गए। एक दिल्ली चले गया, एक हल्द्वानी चले गया, एक अल्मोड़ा, या जहां भी कहीं। अब क्या है, तीनों स्थानों का तापमान क्या है, अलग अलग है। अल्मोड़ा का टेम्परेचर कम है, हल्द्वानी थोड़ा बड़ा, गुजरात और ज्यादा हो गया। तो जब टेम्परेचर बदलेगा तो क्या हो जाएगा, आयतन भी परिवर्तित हो जाएगा। यानी तीनों विलयन जो पहले वास्तव में एक समान थे, अब उन तीनों विलयनों के आयतन अलग अलग हो गए, और जब आयतन अलग हो जाएंगे तो तीनों विलयनों की मोलरता भी क्या हो जाएगी, अलग अलग। आनी क्या चाहिए थी, 1, क्योंकि मोलरता आयतन पर निर्भर करती है और आयतन जो है वो ताप पर निर्भर करता है, तो टेम्परेचर बदलने से वॉल्यूम चेंज हो जाता है, वॉल्यूम चेंज होने से मोलरता भी चेंज हो जाती है। जबकि मोलरता में हम किसका प्रयोग करते हैं, द्रव्यमान शब्द का, और द्रव्यमान कभी भी परिवर्तित नहीं होता। टेम्परेचर कितना ही वेरी कर जाए, तापमान कितना ही परिवर्तित क्यों ना हो जाए, मोलरता में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। तो मोलरता और मोललता दोनों में अधिक अच्छी इकाई मानी जाती है आपकी कौन सी, मोललता, क्योंकि ये ताप पर निर्भर नहीं करती। आई होप समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नॉर्मलता के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।